महंगाई का अज़ाब बर्दाश्त करते लाहौर के अवाम को ज़रूरी अशिया के हुसूल में परेशानी का सामना है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई कई घंटे लंबी कतारों में लगने के बावजूद शहरी आटा और घी हासिल करने में नाकाम है। ये लेना बहुत मुश्किल हो गया है, आवाम का जीना महाल कर दिया है और इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। गरीब आवाम को बहुत तकलीफ है, लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है कि सब्जी और फ्रूट के रेट को आसान कर दे। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली। इनका यही कहना है कि सब्जियों और फलों की कीमतों में किसी किस्म की कमी नहीं आ रही। ज़िली इंतज़ामिया बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर हंगू को नोटिस लेना चाहिए। रोज़ाना की इकोनॉमी की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, इवन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो रही है। दो कौमी नज़रिए का जो ड्रामा रचाया गया उस वक्त, और ये कहा गया थी कि मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए, वो ले लिया भाई आपने। वो दो कौमी नज़रिया तो 1971 में फौत हो गया, जब आप ही के मुसलमान बहन भाइयों ने कहा कि भाई आप मुसलमान बहन भाई हम पर जुल्म करते हैं। जब 1947 में ये देश आज़ाद हुआ था, तब जो मुस्लिम एलीट थी पूरे के पूरे समूचे भारत की, उसने फैसला कर लिया था कि कम से कम जो बाकी का मुसलमान है 99%, उसको तो कभी जो है चैन से जीने नहीं देना, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं चैन से जीने देना। उसी के नतीजे में उनको एक सपना दिखाया गया, उनको एक जो है पूरा लॉलीपॉप पकड़ाया गया कि देखो टू नेशन थ्योरी, यहाँ तो रह ही नहीं सकते, यहाँ तो मारे जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब सबके सामने फ़र्क है, भारत की सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, बांग्लादेश की सिचुएशन क्या है, और वो भी बांग्लादेश में भी आप हर तरफ देख लो वही तबाही मची हुई। पाकिस्तान में तो खास तौर पर अगर आप देखो कितने ज़्यादा सब्जियां जो 50 रुपए की थी 4 महीने पहले, अब वो 200 की हो गई है। यानी कि एक दिन भर का खाना सुबह से रात तक का, जो अगर आपको नॉर्मल 8-10 लोग का पाकिस्तान में जैसे परिवार होते हैं, उसका भी जो है खर्चा अब 600-700 रुपये जा रहा है। इतना ज़्यादा होगा तो फिर आदमी कैसे जिएगा। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं कोयटा का, जहां पे सब्जियों के निर्ख बढ़ गए हैं। टमाटर, कद्दू, करेले समेत दीगर सब्जियां फी किलो 50 से 100 रुपए इजाफे से 150 रुपए तक पहुंच गई हैं। मटर 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं, जिस पर शहरी परेशान हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल दिखाई देती हैं। हमारे कोयटा शहर में तमाम सब्जियों की जो कीमतें दुगनी बल्कि तिगनी हो चुकी हैं। अब जो कद्दू पहले 50-60 रुपये किलो मिलता था, वो 150 रुपये किलो मिला। इस तरह बैंगन जो था वो 30-40 रुपये का मिलता था, वो जो है 120 से 130 रुपये किलो मिल रहा है। इस वजह से लोग अच्छे खासे परेशान हो गए। उनकी जो आमदनी है उतनी बढ़ नहीं रही, आमदनी के मुकाबले में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 1,00,000-1.25 लाख तनख्वाह। मैं भी एक पाव मटर ख़रीद रहा हूँ, और जो है टमाटर को आप देख लें 160 और 180 की बातें चल रही हैं। जो आपने ख़ुद मिसाल दी, अपना जो बिल्कुल बेसिक किस्म की जो सब्जियां हैं, बैंगन है 50 kg मिलता था किलोग्राम, अब वो भी 120 रुपए में दे रहे हैं। महंगाई का अज़ाब बर्दाश्त करते लाहौर के अवाम को ज़रूरी अशिया के हुसूल में परेशानी का सामना है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई कई घंटे लंबी कतारों में लगने के बावजूद शहरी आटा और घी हासिल करने में नाकाम है। आटा और घी कैसे मिलेगा, ये सवाल हर शहरी की जबान पर। लाहौर के अवाम यूटिलिटी स्टोर के बाहर कतारें लगाने पर मजबूर हो गए। शादमान यूटिलिटी स्टोर्स पर खवातीन हो या मर्द, हर कोई अशियाए जरूरिया के हुसूल के लिए कतारों में लगा इंतजार करता नजर आता है। कहते हैं सुबह सवेरे आने के बावजूद भी जरूरत का सामान पूरा नहीं मिलता। सर बस घी आटा ही रह गया हमारे लिए, गरीब आम के लिए। ये देखें ना, माएँ बहनें हमारी, हम बच्चों के साथ सुबह आते हैं। ज़िला हंगू के जो मुख्तलिफ सब्जी बाज़ार हैं, वहाँ पर सब्जियों की कीमतों में किसी किस्म की कमी देखने को नहीं मिल रही। अगर हम बात करें तो 1 महीना पहले भी यहाँ पर टमाटर 150 रुपये किलो था, आज भी 150 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर जो प्याज हैं वो 120 रुपये किलो है, जबकि तोरी जो है 150 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। ये लेना बहुत मुश्किल हो गया है, आवाम का जीना महाल कर दिया है और इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। गरीब आवाम को बहुत तकलीफ है, लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है कि सब्जी और फ्रूट के रेट को आसान कर दे। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली। इनका यही कहना है कि सब्जियों और फलों की कीमतों में किसी किस्म की कमी नहीं आ रही। ज़िली इंतज़ामिया बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर हंगू को नोटिस लेना चाहिए। रोज़ाना की चीज़ें शायद अब या तो अपना मंतकी सलूशन चाहती हैं, या फिर अनारकियत की तरफ बढ़ते हुए हालात हैं। तो बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। हम यहाँ कनाडा में बैठ के या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो भी लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो चाहे उस रीजन से हो, वो दुखी रहते हैं, मुतफिक्र रहते हैं। अभी जिस तरह के सैलाब की तबाहकारियाँ देखी तो लगता है कि सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और सभी इदारे अपनी जिम्मेदारियां झाड़ के, यही आपने जो बातें की मैं सुनते हुए सोच रहा था कि आपने कहा
कि पॉलिटिकल हालात में अप्स एंड डाउन्स हैं, इकोनॉमिक हालात में अप्स एंड डाउन्स हैं। तो मैं सोच रहा था कि कब ये अप्स एंड डाउन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे। ये तो हमेशा से रहे, इनकी मुख्तलिफ शक्लें रहीं, लेकिन ये अलग बात है कि अब इस नहज तक आते आते अब लगता है कि चीज़ें एक बंद गली तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन उसके बाद ये आदमी अकल कर ले, कुछ सोच कर ले, कौमें अपने आप को इवॉल्व कर लें, उस जहालत से बाहर निकलें। मगर वही जो इस्लाम का टच दे के मुल्क बनाया गया था, वो अभी तक इमरान खान की पार्टी के एक लीडर अभी तक कह रहे हैं कि इस्लामी टच दो हर बात को है। लगता है कि वहाँ पे जो भी बुरा मौका आए पाकिस्तान में, अच्छा मौका तो हमने कम ही देखा है, उसको भी कैश करने की ज़रूरत महसूस होती है वहाँ के अरबाब इख्तियार को। वो उसको जैसे शेल्टर बना लेते हैं, बहाना बना लेते हैं, कहते हैं जी कि बस इसकी वजह से हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। तो फिर जो दूसरों पे मुजालिम होते हैं उनके साथ ये आवाज़ नहीं उठाते उन मुजालिम के खिलाफ। राइट। हम तो फिर भी इनके खिलाफ जो मुजालिम होते हैं आवाज़ उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। फखर भाई कि जब तक आप अपने माइंडसेट को नहीं चेंज करते, आपने पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ क्या रखनी है, क्या आप इसको एक बेहतरी के रास्ते पे डालना चाहते हैं या ये सियासी शोबदाबाजियाँ और ड्रामेबाजियाँ करते रहेंगे। अब तो बाकी तो नहीं। अब देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा है। हम मानते हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हुआ है, अफसोस होता है, दुख होता है, बिल्कुल। लेकिन बजाय उसको बहाना बनाने के कोई रियलिस्टिकली चीज़ों को ढूंढा जाए। लेकिन ये तो मेरी और आपकी जो है अच्छी ख्वाहिशात हैं, जो देश को चलाने वाले हैं, उनका तो इन ख्वाहिशात से कोई ताल्लुक नहीं है, मुल्क में कभी ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, एक तरफ तो इमरान खान की हद तक ड्रामेबाजी है। अब जो उलमाए कराम इकट्ठे हुए हुए हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो कनाडा में नहीं रहते। आई अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट। वो शायद ड्रामे नहीं कर रहे, वो तो वैसा ही सोचते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ड्रामे कर रहे हैं, कुछ वैसा ही सोच रहे हैं, दोनों ही खसारे में है। वो जो कुरान शरीफ की आयत है यस, बिल्कुल कि भाई फिर याद रखो कि तुम खसारे में हो। दो कौमी नजरिए का जो ड्रामा रचाया गया उस वक्त, और ये कहा गया थी कि मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए, वो ले लिया भाई आपने। वो दो कौमी नजरिया तो 1971 में फौत हो गया, जब आप ही के मुसलमान बहन भाइयों ने कहा कि भाई आप मुसलमान बहन भाई हम पर जुल्म करते हैं। तो आपने बुनियादी सवाल उठाया कि हमेशा से आप सुनते आ रहे हैं, हम आपसे थोड़े से उम्र में बड़े हैं, हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। जब 47 में बंटवारा हुआ था, ये सिर्फ एक पूरी दुनिया को चूना लगाया गया कि ये रिलीजन के नाम पे हुआ है। हालांकि पिक्चर ऐसी दर्शाई गई थी कि रिलीजन के नाम पे हुआ, पर आप अगर थोड़ा हम लोग उसको डिटेल में जा करके देखें, अगर हम पूरा का पूरा जो उस टाइम का बंगाल था, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल दोनों मिला करके, उसमें आप देखें विभाजन किस प्रकार से हुआ, क्या डेमोग्राफी के हिसाब से विभाजन हुआ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो आज हम देखते हैं मुर्शिदाबाद, मालदा से ऊपर चिकन नेक तक, यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है। और ये ऐसा नहीं कोई इधर 20, 30, 40 सालों में हो गई, ये लंबे समय से रही है। उसके बाद भी ये हिस्सा नहीं हो। वहीं ईस्ट बंगाल में कई सारे ऐसे हिस्से थे जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो भारत में क्यों नहीं आए। और ये मुर्शिदाबाद वाले इलाके ये सब उधर क्यों नहीं गए। अगर रिलीजन के हिसाब से होना था तब तो उस तरीके से होना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। देख कर, भाल कर, समझ कर, जहाँ जहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा है, जैसे जहाँ जहाँ पर जो ईस्ट बंगाल था उसमें जहाँ पर कॉटन ज़्यादा है, जहाँ पर बाकी रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जहाँ पर मिलें ज़्यादा हैं, वो हिस्सा जो है अपने कब्जे में कर लो, है ना। वो हिस्सा अपने कब्जे में कर लो, और जिधर जिधर थोड़ा कम वाला है वो सभी इंडिया के में कर दो। इस हिसाब से विभाजन हुआ था। वही हम उधर भी देख सकते हैं। और कश्मीर का जो आज नारे लगते हैं, कश्मीर तो बहुत लेट चैप्टर है। कश्मीर तो जो है 60 के बाद उसकी बातें होना चालू हुई है, बल्कि 47 में जब वो हमने सबको पता है कि फौज भेजी, फिर वापस गए, सब पीओके वाला, वो सबको मैटर पता है। पर उसके पहले से भी अगर आप देखो, जो 45 तक का, 47 तक का दौर था, 1935 से, या बल्कि 30 से जोड़ लें, इधर 15-17 साल का, उसमें कश्मीर की बातें नहीं होती थी। उसमें पूरा इनका फोकस था कि जो दक्षिण भारत में हैदराबाद की रियासत थी, जिसमें आज का तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से आते थे, वो कैसे कब्जा कर लिया जाए। क्यों?
वहाँ पे चाहिए, वहाँ पे भाई अच्छा थोड़ा ही दूर पे हमको समुद्र मिल जाएगा, थोड़ा लड़ झगड़ के समुद्र भी ले लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। कश्मीर का क्या है, इन पहाड़ों का क्या करेंगे, पहाड़ों में क्या अचार डालेंगे, पहाड़ नहीं चाहिए। लेकिन जब देखा कि हैदराबाद निकल गया हाथ से, तब तो भाई मरता क्या ना करता, लाओ यही दे दो। और तब से फिर उसके बाद से पूरी उसके पीछे जो है वो जंग चल रही है। खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। बात बड़ी ये है, अगर आप देखो और किसी देश में जैसे भारत में या अन्य देशों में, जब भी गधे, कुत्ते या फिर चूहे, और ये चूहे तो नहीं खैर, और बाकी सब जानवर जो हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनको पकड़ने के लिए बाकायदा टीम भेजी जाती हैं। इनको पकड़ने के लिए टीम भेजी जाती है, ट्रेंड लोग भेजे जाते हैं, जाओ पकड़ो, गाड़ियाँ जाती हैं, सब कुछ पूरा व्यवस्था है, उसमें बहुत पैसा खर्च करती है सरकार। पाकिस्तान में इनकी आबादी घटानी हो तो सिंपल फॉर्मूला है, महंगाई बढ़ा दो, ये सब अपने आप ही कुत्तों की आबादी घट जाएगी, गधों की आबादी घट जाएगी, बाकी सब जानवरों की आबादी घट जाएगी।